प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास दिनाजपुर, बांग्लादेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे इनकी जन्म कुंडली के पंचांग की, जहाँ जातक का जन्म होता है श्रावण माह में। ये अत्यंत उत्तम बात होती है कि जातक का जन्म श्रावण माह में जन्मा, जिसके अंदर प्रेम और उत्कंठा दोनों भरे पड़े हैं। दक्षिणायन में जन्मे होने से जातक की कुंडली में शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव बढ़ता है। इसके कारण उतावलेपन की स्थिति होती है। वर्षा ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति के अंदर धर्म को, शास्त्र को, आध्यात्म को, चिंतन को, दर्शन को समझने की बड़ी अभिलाषा रहती है और लगभग उसमें वो सफल भी होता है। मंगलवार को जन्म हुआ है जातक का, और मंगल देव इस कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं और किसी भी पापक ग्रह से दृष्ट नहीं है। शनि मंगल आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। शनि और मंगल का आपस में बैठना व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियों का माहौल खड़ा भी करता है। वार के अधिपति अगर जन्म कुंडली में यहाँ न बैठ करके यहाँ बैठे होते या यहाँ या फिर यहीं बैठ जाते तो ज़्यादा अच्छी बात होती, पर वारेस थोड़े कमज़ोर हैं। कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास व्यापार और नौकरी दोनों ही जगह से धन आता है। रेवती नक्षत्र पंचक नक्षत्रों में आता है और इसकी गणना कई बार गंडांत नक्षत्रों में भी होती है अंश बल के आधार पर। हालांकि ये रेवती नक्षत्र और चंद्रमा बैठे हैं 23 अंश के लग्न में। इस वजह से ऐसे जातकों को पुषा नाम के देवता की पूजा करनी चाहिए और ओम पूषणे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। सुकर्मा योग, ब्राह्मण वर्ण और देवगण के कारण व्यक्ति का दाम्पत्य बहुत उत्तम और अच्छा बीतता है। ब्राह्मण वर्ण के कारण व्यक्ति में सात्विक प्रवृत्ति होती है। सेवा भाव, कर्तव्य परायणता, शुद्ध निर्णय, धर्म और आध्यात्म की सच्ची समझ, दान और श्रेष्ठ तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करना, ये सब जातक की कुंडली में दिखाई दे रहा है। अभी तक मुझे इस कुंडली के पंचांग में कोई भी कमजोरी दिखाई नहीं दी, सिवाय मंगल के कमज़ोर होने के, जो जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में बैठ करके थोड़े बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। आप लोग यहाँ देख रहे हैं शनि और चंद्रमा लग्न में बैठे हैं। लग्न का मान 29 अंश का है। शनि वक्री हैं 0 अंश 49 कला के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, और गुरु उन्हें देख रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि गुरु की दृष्टि अगर शनि पे पड़ जाती है तो व्यक्ति के जीवन में धर्म और आध्यात्म के साथ पुराणों का अध्ययन भी होने लगता है। चंद्रमा अगर मीन राशि में बैठे हैं, जिनके ऊपर 7.5 का प्रभाव है, इस वजह से व्यक्ति गलत निर्णय, गलत लोगों के बीच में फंस जाना या कम पैसों पर मेहनत करने के लिए विवश होता है। जबकि चंद्रमा अगर लग्न में बैठे हैं तो ये दीर्घकालिक परिणाम देकर के जातक को भाग्यशाली बनाने के साथ साथ गुरु से और मंगल से दृष्ट होने के कारण यशस्वी और थोड़े बहुत क्रोधी स्वभाव का भी बनाते हैं। लग्न में शनि 12वें और 11वें भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति थोड़ा जिद्दी, हठी या ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होने के कारण कई बार राक्षसी प्रवृत्ति या आलस्य के प्रभावों को पालने वाला और बहुत ज़्यादा समझदार कई बार नहीं होता, या जल्दबाजीपन के कारण अपने गलत निर्णयों के वजह से अपना नुकसान उठाते हुए नजर आता है। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में केतु 7 अंश 48 कला अश्विनी नक्षत्र अपने ही केतु नक्षत्र में बैठे हैं। मेष राशि में बैठे हैं, जिसका अधिपति मंगल उन्हें देख रहा है। इसका अर्थ होगा कि द्वितीय भाव के केतु व्यक्ति को धन कमाने के लिए दूर देश की यात्रा करवाएंगे और काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ उसे धन की प्राप्ति होगी। तृतीय भाव के स्वामी का चतुर्थ स्थान में दिग्बली होना भाव के स्वामी के साथ व्यक्ति को सांसारिक सुख, अच्छा भवन, सुखद वाहन और श्रेष्ठ मैत्री का योग लगाएंगे। साथ ही साथ माता और पिता का सुख देंगे, लेकिन परिवार से दूर भी रखेंगे। साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में व्यापारिक योग यहाँ ज़्यादा लग जाएगा। शुक्र वहाँ बैठे हैं 22 अंश के पुनर्वसु नक्षत्र में, जबकि बुधदेव 21 अंश के बैठे हैं। दोनों ग्रह लगभग युद्ध की स्थिति में हैं और वहाँ पर शुक्रदेव विजेता बन रहे हैं, क्योंकि उनका अंश बल ज़्यादा है और वो दिग्बली भी हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पे जो स्थिति बनी, वहाँ पे तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी का चतुर्थ स्थान में बैठना
ये शुक्र को बलवान बनाएगा, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में कई बार बहुत ज़्यादा ऊंचा सोचना और अच्छे लोगों से मैत्री करने का ख्वाब देखना, बहुत बड़ा नाम कमाना और कई बार तो विवाह ना करना या बहुत सारे लोगों के संपर्क में रहना, इस तरीके के बदलाव वाले विचार बनते देखे गए हैं। जन्म कुंडली के पंचम स्थान में सूर्य राहु, सूर्य बैठे हैं कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में और गुरु से दृष्ट हैं। गुरु की दृष्टि सूर्य पे, सूर्य जिस राशि में बैठे उसका अधिपति लग्न में, पंचम भाव के स्वामी लग्न में, पंचमेश को गुरु देख रहे हैं। शनि जन्म कुंडली के लाभेश और एकादशेश होकर के लग्न में बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली धनवान और सुखी रहेगी, साथ ही साथ महत्वाकांक्षी भी होगी। पंचम स्थान में सूर्यदेव अकेले पुत्र होने का योग लगा देते हैं और कई बार व्यक्ति एक पुत्र पैदा करने की क्षमता वाला होता है। इसका अर्थ होगा कि कम संततियों का मालिक व्यक्ति होते देखा जाता है। सूर्य एक अंश 49 कला के बैठे हैं। अगर गुरु से दृष्ट नहीं होते तो व्यक्ति को धन लाभ में और लक्ष्मी प्राप्त करने में दिक्कत होती। इतना ही नहीं, गुरु से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति के जीवन में चरित्रवान होने के गुण भी प्रदर्शित हो रहे हैं और व्यक्ति नैतिकीय तत्वों का जिम्मेदार और वाहक भी होता है। जन्म कुंडली के छठे स्थान के स्वामी का पंचम स्थान में बैठना, पढ़ाई बीच में छूट जाना या कई बार संघर्षों की स्थिति भी दिखा रहे हैं। जबकि सप्तम स्थान में मंगल कन्या राशि के बैठे हैं, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में कई बार विवाह में मशक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। लग्न पे मंगल बैठे हैं, इस वजह से भाग्यशाली तो व्यक्ति हो जाता है, पर फिर भी यहाँ मंगल सप्तम, लग्न पे मंगल की दृष्टि है, सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं, शनि का प्रभाव है और इसके ठीक आगे राहु बैठे हैं। इनके ठीक पीछे कोई ग्रह नहीं और किसी ग्रह, शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। इस वजह से ये कुंडली लग्न कुंडली से और चंद्र कुंडली से दोनों से ही मांगलिक भी होगी और ऐसा करने के कारण व्यक्ति के विवाह में कई बार मतभेद भी दिखाई देते हैं या कई बार पत्नी के आने के बाद डिग्रेडेशन का माहौल भी देखने को मिलता है या व्यक्ति के जीवन में थोड़ा बहुत अपव्यय या अनुशासनहीनता का योग भी बन जाता है। मंगल यहाँ 4 अंश 38 कला उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं और मैं समझता हूँ कि अगर सूर्य वहाँ गुरु से दृष्ट नहीं होते तो मंगल का भी बल कमजोर हो जाता। इस वजह से यहाँ पे सूर्य, मंगल और गुरु तीनों ही इस कुंडली में अच्छे परिणाम देने वाले ग्रह बनेंगे। मंगल थोड़े कम होंगे, बाकी गुरु और सूर्य 100% अपना पूरा परिणाम देंगे। अष्टम स्थान में राहु व्यक्ति को सोचने पर विवश करते हैं। धन आए तो धन व्यय कहाँ हो, ये सोचने पर विवश करते हैं। व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, वो कुछ कई बार मूर्खता भरी हरकतें करता है, हाजिर जवाबी उसकी होती है। कई बार विदेशी प्रभाव ज़्यादा पड़ जाता है या कई बार व्यक्ति अत्याधुनिक विचारों से ओतप्रोत भी हो जाता है। जीवन में जितने भी गलत और बुरे निर्णय होंगे वो इस राहु के कारण होंगे, साथ ही साथ इस मंगल और शनि के कारण होंगे। तो कुंडली को बहुत शांति से बिताने की आवश्यकता है। चरित्रवान बनने का योग तो इस कुंडली में लगा है, पर जल्दबाजीपन की प्रक्रिया के कारण कई बार व्यक्ति का काम नुकसान हो रहा है। कारोबार व्यक्ति कंस्ट्रक्शन की कंपनी में कर सकता है, मार्केटिंग कर सकता है, होटल के काम में भी या होटल के व्यवसाय से भी व्यक्ति धन कमा सकता है। बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के कारोबार में भी व्यक्ति धन कमा सकता है। अष्टम स्थान में राहु 7 अंश के बैठे हैं अपने नक्षत्र में तुला राशि में, जिन पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं वो कमजोर हो रहे हैं और जातक की कुंडली को चुनौतियों से भर भी रहे हैं। नवम स्थान में गुरु बैठे हैं 12 अंश के, वक्री हैं। अनुराधा नक्षत्र में गुरु को दोष नहीं लगता है। शनि लग्न में बैठे हैं और शनि बैठे हैं गुरु के नक्षत्र में। इसका अर्थ है कि गुरु शनि के नक्षत्र में और शनि गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं। इस वजह से यहाँ जो परिवर्तन हुआ है ये इस कुंडली का सबसे महान और सबसे बेहतर परिवर्तन हुआ है। इसका फल जातक के जीवन में न्याय, धर्म, आध्यात्म, चिंतन और अनुशासन के साथ साथ दान पुण्य, पूजा पाठ, भौतिक सुखों में देखने को मिलेगा। नवम स्थान के बाद दसम स्थान के अधिपति का नवम में बैठना केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है, जिसका फल गुरु की दशा में देखने को मिलेगा। मंगल की दशा में व्यक्ति की भाग्यशाली होने का बल मिलेगा। दशम स्थान के अधिपति के बाद 11वें भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं, सम संख्या की राशि में बैठे, इस वजह से 12वें भाव का फल ज़्यादा करेंगे। गुरु से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति कभी भी अतिरिक्त व्यय में नहीं रहेगा और कभी भी ऋण में नहीं मरेगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और सीधा हम इनकी कुंडली के नवमांसा और दशमांसा पे आपका ध्यान लाते हैं। मीन राशि यहाँ भी बनी है, मीन राशि यहाँ भी बनी है। बस एक लाइन की बात और कुंडली विश्लेषण समाप्त। शास्त्रकार लिखते हैं, व्योमस्त पाताल विलग्न भानाम वदंती नामानि मुनिंद्र जाला तत्कंटकम केंद्र चतुष्टयम च वर्गोतमो तत्स्वनवांसकास्तु। मीन लग्न और मीन लग्न यहाँ के 6वें भाव के स्वामी यहाँ बैठे हैं, इसको ही समझना है और बाकी काम खत्म। अगर कुंडली वर्गोत्तम है
तो चिंतित काहे की और चिंता काहे की, बिल्कुल भी नहीं होना है। ये कुंडली कभी भी आपको पीछे नहीं लेके आएगी। कुंडली के जितने पक्ष हैं सब एक तरफ, और कुंडली का वर्गोत्तम होना अकेले एक पक्ष में। इस वजह से भगवान, इस कुंडली को जरा भी चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नवांश कुंडली के बाद अगर देखेंगे तो बुध और शुक्र विवाह की ऊंचाइयां दर्शा रहे हैं। चंद्रमा और मंगल विवाह के बाद लाभ की स्थिति दर्शा रहे हैं। शनि और सूर्य प्रेम विवाह के योग दर्शा रहे हैं, या कई बार व्यक्ति को समझौता विवाह करके या प्रेम थोड़े बहुत कटपिट के ऐसे छोटा मोटा होने से पहले, लेकिन विवाह टूटने का योग नहीं हो। राहु और केतु केंद्र में बैठे हैं, इस वजह से विवाह होने में देर हो सकती है। जबकि कर्म क्षेत्र के बारे में अगर बात करते हैं तो ये कुंडली करियर में 100% अपना न्याय ढूंढ लेगी और अपने माता के आशीर्वाद से लाभ को प्राप्त करेगी। चंद्रमा और मंगल 11वें भाव में, चंद्रमा और मंगल 12वें भाव में, चंद्रमा और मंगल आमने सामने। इसका अर्थ होता है कि ये कुंडली महान राजा छत्रपति बनने को पैदा हुई है। आप अपनी ऊर्जा पहचानिए और अपने आप को सही दिशा में लेके जाइए। चंद्रमा रेवती नक्षत्र में ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, टूरिज्म, आईटी, फाइनेंस और शेयर बाजार के साथ साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये 7 काम आपकी कुंडली के लिए अच्छे बनते हैं। घर के आसपास भी रह करके आप निश्चित रूप से धन कमा सकते हैं। विवाह करने से पहले कुंडली मिलाएं। विवाह करना हो, मीन राशि मीन लग्न, मिथुन राशि मिथुन लग्न, कन्या राशि कन्या लग्न की जातिकाओं से विवाह हो। पूरब और उत्तरी कोण पर आपके जन्म स्थान से विवाह होना ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों से मैत्री अच्छी रहेगी। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली उत्तर दिशा की तरफ यात्रा कर सकती है। इस कुंडली के लिए केतु, शनि, मंगल और राहु मारक बनेंगे। इस वजह से जब कभी भी इनकी दशा चले तो हमें सावधान होना होगा। बाकी इसके अतिरिक्त अन्य वर्ग चार्ट के आधार पर बुध, शुक्र, शनि और चंद्रमा की दशा में ऊंचे भवन, अच्छे भवन और सुखी वाहन का सुख मिलेगा। माता और पिता का सुख आपकी कुंडली में 100% मैं देख रहा हूँ। पिता से मतभेद कभी कभी सामान्यतया बन रहे हैं। संतति का सिख योग इस कुंडली में 100% बहुत अच्छा है। संतति बुद्धिमान और भाग्यशाली भी होगी। पूजा पाठ, धर्मशास्त्र अध्ययन और जो तंत्र विद्या होता है, जो ज्योतिष के विषय में जानकारी रखने का भाव है, वो सब आपकी कुंडली में गुरु और शनि विषांसा चक्र में दे रहे हैं। विद्या अध्ययन इस कुंडली का अधूरा या कमजोर है, जबकि बुध और शुक्र की दशा में पाचन तंत्र गड़बड़ हो सकता है। राहु और केतु की दशा में हृदय क्षेत्र परेशान हो सकता है। गुरु, शनि, मंगल और सूर्य की दशा में छोटी मोटी हड्डियों की परेशानी परेशान कर सकती है। होरा चक्र के आधार पर अगर मैं बात कर दूं तो आपकी कुंडली में लगभग सारे के सारे ग्रह, चंद्रमा, राहु और केतु को छोड़ करके सारे के सारे ग्रह चंद्रमा के होरा में बैठे हैं। चंद्र के होरा में बैठने के कारण ये ग्रह आपको लाभान्वित करते हुए नजर आ रहे हैं। कुंडली की कुछ बेसिक पॉइंट जिन पे मैं आपका ध्यान लेके आना चाहता हूं। रेवती नक्षत्र में दान करना सर्वोत्तम रहेगा। पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, भरणी और पुष्य ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए उत्तम रहेंगे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग, गुरु और शनि का प्रभाव बहुत अच्छा बन रहा है। अंक आपकी कुंडली के लिए 1 और 4 बहुत अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है उत्तर दिशा की तरफ, विवाह उत्तर पूर्व की तरफ। मैत्री कर्क और वृश्चिक वालों से, शत्रुता कन्या, वृष और मकर वालों से न करें। केतु की दशा में आंखों से संबंधित समस्या और कई बार पेट से संबंधित समस्या भी देखने को मिल रही है। अभी वर्तमान में जो दशा चल रही है इसमें कम से कम आपको 2030 तक अभी संघर्ष है, लेकिन आगे 2030 के बाद जैसे सूर्य की दशा आएगी तो लाभ के योग भी बनेंगे। आपको मित्रों के भाइयों से और भाइयों के मित्र से, भाई के मित्र से सावधान रहने की आवश्यकता है। सांसारिक सुख इस कुंडली में 100% बहुत अच्छा बना हुआ है। सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपको चरित्रवान बना रहे हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपको तार्किक बना रहे हैं। मंगल जिस नक्षत्र में बैठे हैं इस नक्षत्र के आधार पर आपको एनर्जेटिक और जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति वाला बना रहे हैं। अपने हाथों से अपना काम बिगाड़ने वाला मंगल ही बना रहे हैं। बुध आपकी कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपको धार्मिक बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपको न्यायप्रिय बना रहे हैं अनुराधा में। शुक्रदेव जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपको सांसारिक सुख दे रहे हैं। शनिदेव जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के आधार पर आप में न्यायप्रियता आ रही है। राहुदेव जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपका दिमाग प्रायः परेशान और चिंतित रह रहा है। क्लियर है।
कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।